के बैठे हुए हैं सारे कॉलेज। ये अगर विकिपीडिया पे जाकर के आप देखेंगे तो बहुत सारे अचीवमेंट इनके नाम हैं, बहुत सारे रिसर्च के अवार्ड, बहुत सारी रिसर्चेज जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं इन कॉलेजेस ने कहीं ना कहीं उसमें योगदान दिया है। और बाद में इन्हीं सब कॉलेजेस को नाम बदल के IIT, NIT और बाद में इन सब कॉलेज को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया, आगे भी दिया जाना। जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को 2018 में देखिए GFTI से, देखिए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल के GFTI में डाल दिया गया। इस तरीके से हो सकता है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को कभी GFTI की लिस्ट से निकाल करके हो सकता है NIT बनाया जाए। वैसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, जिनका जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनके लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके स्टेट में कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, इसके भी ऊपर हमने वीडियो में बताया है। आपके स्टेट में कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं जो आपको JEE मेंस की रैंक से मिलेंगे। आपके स्टेट में कितने ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो आपकी रैंक पे बेटर हो सकते हैं या आपकी रैंक पे आपको वहाँ पे अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। आपके स्टेट में कितनी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी आपकी स्टेट की और सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ आपकी सेंट्रल स्टेट की अलग अलग होती हैं, प्राइवेट अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज अलग होते हैं, एडेड कॉलेज अलग होते हैं, सेल्फ फाइनेंस अलग होते हैं, और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं वो अलग होते हैं। तो GFTIs में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जो डिफरेंस होता है ये बच्चों को पता होना चाहिए। और कितने नंबर ऑफ कॉलेज आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं इसके ऊपर हमने आपके स्टेट में अवेलेबल हैं जो आपकी रैंक में मिलेंगे। इस पर हमने पूरा एक वीडियो आपको बताया था कि आपके स्टेट में कितने कॉलेज ऐसे हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जोसा से मिलेंगे, कितने कॉलेज ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे, कितने कॉलेज ऐसे हैं जो आपको सेपरेट काउंसलिंग से मिलेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आपको पता है कि इंडिया के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं। बच्चों को एज अ JEE एस्पिरेंट्स आपने जो एग्जाम दिया है, आपका जो रैंक आया हुआ है, आप जो काउंसलिंग करने जा रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई कॉलेज आपको आपकी रैंक पे मिल जाए। उसमें IITs भी हैं, NITs भी हैं, कुछ आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लास्ट वाले जो NITs हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो के बाद ये आपकी धारणा खत्म हो जाएगी कि NITs अच्छे नहीं होते हैं, IITs अच्छे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज थे जो किसी ज़माने में या तो पॉलिटेक्निक हुआ करते थे या एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर उनको शुरू किया गया था, लेकिन बाद में उनको IIT, NIT में कन्वर्ट कर दिया गया था। अपने स्टेट के जो सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या इंडिया के जो सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके बारे में आप जानते हैं? कौन सा ऐसा IIT सबसे पुराना है, कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज जो सबसे पुराना है, या फिर कौन सा ऐसा NIT है जो बहुत पुराना है, या फिर कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हैं? ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया के बारे में क्या आप जानते हैं? डू यू नो अबाउट द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया? तो जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जो हमारी आज़ादी से पहले खुले थे, आज़ादी से पहले शुरू हुए थे, 1946 में आपका शुरू किया था BMS इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। देश का पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है वो। तो इनके एडमिशन प्रोसेस क्या रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि आपकी JEE मेंस की रैंक या JEE एडवांस की रैंक से आपको ये कॉलेजेस मिल जाएं, लेकिन इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये कब शुरू हुए थे, किस नाम से शुरू किए गए थे, आज इनका क्या नाम है, आज इनकी क्या पोजीशन है, आज इनकी रैंकिंग क्या है, या फिर आपको किस रैंक पर ये मिलते हैं और उनका मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहता है। तो डिटेल में जानते हैं आज की वीडियो में कि क्या क्या हमको कॉलेजेस में मिलने वाला है, कौन कौन से ऐसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो हमको हमारी JEE एडवांस या JEE मेंस की रैंक पे मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं सबसे पहला हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, सबसे पहला और पुराना भी हम इसको कह सकते हैं, IITs में सबसे पुराना इसी को माना जाता है। ये हमारा थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1847 में जो गंगा नदी की परियोजनाएं चल रही थी, गंगा नदी की परियोजनाओं के ऊपर जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, या फिर जो आपका सिंचाई विभाग के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंगें तैयार की जा रही थी, उनके लिए उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो एम्प्लॉइज थे, उनको प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देने के लिए, प्रॉपर उनको बिल्डिंग्स के बारे में, रिसर्च के बारे में बताने के लिए एक थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल की बात है, तब ये शुरू किया गया था। इसको थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज ही बोलते हैं। और 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का इसको दर्जा दिया गया और 2001 में इसको IIT रुड़की बना दिया गया था। इसकी अगर हम एडमिशन की बात करें कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो सारे बच्चों को पता है कि इसमें एडमिशन किससे होता है, JEE एडवांस की रैंक से इसमें एडमिशन होता है। JEE एडवांस की रैंक में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए होगा, तो जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने JEE मेंस क्वालिफाई किया 2023 में और JEE एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं 4 जून को, तो उनको ये रैंक लानी होगी कंप्यूटर साइंस के लिए। ये लास्ट एडमिशन में बात कर रहा हूँ, लास्ट ये क्लोजिंग रैंक है CS का। और प्रोडक्शन एंड डिजिटल की बात करेंगे तो हमारा 5786 में बंद हुआ है। मतलब IIT रुड़की की अगर बात करें तो लास्ट एडमिशन IIT रुड़की में, जो अगर रेयर ब्रांच की बात करें तो 5786 में हमारा ये बंद हो रहा है। ये हमारा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। 2006 में इसको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का नाम दिया गया था। 1847 में PWD के जो हमारे इंजीनियर्स थे, जो हमारा PWD डिपार्टमेंट होता है, इसके जो हमारे इंजीनियर्स थे, इनको ट्रेनिंग देने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देने के लिए पूना सिविल इंजीनियरिंग के नाम से कॉलेज ओपन किया गया था 1847 में। और उसके बाद 1879 में इसको द कॉलेज ऑफ साइंस का नाम दिया गया, जिसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के कोर्सेज के लिए शुरू किया गया था। बाद में 2006 में इसको जो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का नाम दिया गया। और ये MSCT का जो आपका रैंक होता है, जो MSCT के जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उससे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत अच्छी रैंक फिल हो जाता है
और जितने भी महाराष्ट्र के जो भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं उनकी पहली पसंद रहता है कि हमको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में पढ़ने का मौका मिले। बहुत ही पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, आरओई वगैरह बहुत अच्छा रहता है। और भी बहुत सारे कॉलेज है। IST शिवपुर, ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से था और ये हमारा तीसरे नंबर का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1857 में कलकत्ता सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से इसको शुरू किया गया था और 1880 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हावड़ा इसको नाम दिया गया और 1920 में इसको बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शिवपुर का नाम दिया गया और 2014 में इसको IST शिवपुर के नाम से स्टेबलाइज किया गया और अभी तक ये IST शिवपुर के नाम से जाना जाता है। और 2020 में इसको जो है GFTI पहले हमारा ये था, मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारा था और जोसा की काउंसलिंग से हमको ये मिलता था, CSAV की काउंसलिंग से हमको ये मिल जाता था, ठीक है, दोनों काउंसलिंग से हमको ये मिल जाता था। लेकिन अभी हमको ये जो हमारे 31 NIT थे उसमें 2020 में 32 में NIT के तौर पे इसको ऐड कर दिया गया था, मतलब कुल मिलाकर के अभी हमारे NIT 32 हो गए हैं और ये हमारा 32 नंबर का NIT कहलाता है इस समय IST से। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास JEE मेंस का रैंक है वो JEE मेंस के रैंक से यहाँ पे इसको NIT मान सकते हो, ये NIT की लिस्ट में भी है और यहाँ पे आपको JEE मेंस के रैंक से एडमिशन मिल जाएगा। आप जोसा काउंसलिंग से और CSAV काउंसलिंग से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हमारा अन्ना यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 1920 में इसको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी का नाम दिया गया था। इस 1794 में बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, द इंडस्ट्रियल स्कूल ऑफ अटैच्ड गन फैक्ट्री के वर्कर को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल बनाया गया था। जो गन फैक्ट्री वहाँ पे थी स्टेबलाइज, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देने के लिए 1794 में एक स्कूल बनाया गया था और वहाँ पे वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती थी और 1858 में एफिलेट किया गया ये मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलेट किया गया और उसके बाद उसको नाम दिया गया बाद में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी 1920 में। तो ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी हमारा अन्ना यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तमिलनाडु की जो हमारी काउंसलिंग होती है, TNA की जो हमारी काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग से हमको ये मिल जाता है। इस काउंसलिंग के बारे में बहुत बार बताया, इसमें और भी बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाते हैं। PSG कोयम्बटूर है, अलगप्पा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद MIT मद्रास है, ये सब कॉलेज हमको TNA की काउंसलिंग से मिल जाते हैं। हमारा कॉलेज है IST बैंगलोर। IST बैंगलोर के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, रिसर्च के मामले में नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है वर्ल्ड में ये। और 1911 में जमशेद भाई टाटा ने, मतलब जमशेद जी टाटा ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के इनोवेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था और बाद में इसमें रिसर्च के बहुत सारे कोर्स स्टार्ट किए गए। पिछले 2 सालों में इसमें BTech मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वगैरह स्टार्ट किया गया है। JEE मेंस की रैंक से मिल जाता है, JEE एडवांस की रैंक से मिल जाता है, KVPY का एग्जाम अगर आपने दिया उससे मिल जाएगा। तो बहुत सारे तरीके इसमें जाने के हैं। नीट के स्कोर से भी आपको ये मिल जाएगा अगर आप बायोलॉजी से हैं, अगर आप बायोलॉजी से हैं और आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं तो आपको IST बैंगलोर नीट के स्कोर से भी मिल जाएगा। इस कॉलेज के बारे में जानते हैं, पुराना भी है, अच्छा भी है, फीस वगैरह इसमें बहुत कम रहती है। 1910 में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से शुरू किया गया था। 1955 में इसे जादव यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। 3000 रुपये कॉलेज की फीस रहती है। 3000 रुपये कॉलेज की फीस रहती है 1 साल की, मतलब 12-15 हज़ार में आपका BTech हो जाता है। ये हमारी CS की क्लोजिंग रैंक है 11 और ये हमारा प्रोडक्शन का 819 पे क्लोज हो गया है। हमारा लास्ट ईयर का ये कट ऑफ है और ये हमको मिलता है वेस्ट बंगाल की जो JEE की काउंसलिंग होती है, WG की जो काउंसलिंग होती है, उससे हमको ये कॉलेज मिलता है। तो हमारे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि जितने भी कॉलेज की हम बात कर रहे हैं हो सकता है कि आपकी रैंक पे एडवांस की रैंक से, JEE मेंस की रैंक से या कोई एंट्रेंस एग्जाम जो अपना करवा रहे हैं महाराष्ट्र वगैरह के, अगर उससे आपको ये मिलता है तो ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात होगी और आपको यहाँ पे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और आने वाले समय में आपका प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में ये सारे कॉलेज लेके बैठे हुए हैं। उस हिस्ट्री को जानने का, समझने का, उस एटमॉस्फेयर में पढ़ने का आपको एक मौका मिलने वाला है। उसको आपको गंवाना नहीं है, समझना है सारी चीज़ों को। अच्छे से देखिए कौन कौन से पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन का प्रोसेस वगैरह हम इसमें बता ही रहे हैं, बाकी जैसे जैसे इनकी डेट्स आती रहेंगी हम इस पर आपको इंडिविजुअल वीडियो देने का कोशिश करेंगे। हमारा कॉलेज आता है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हमारा बैंगलोर में है। बैंगलोर का गवर्नमेंट हमारी यूनिवर्सिटी है ये और ये हमको KCET की काउंसलिंग से मिलता है। जो KCET का एग्जाम होता है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बैंगलोर कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका के होम स्टेट डोमिसाइल होल्डर हैं, वो ये एग्जाम को दे सकते हैं। और वहाँ पे कॉमेट का एग्जाम भी होता है, पर ये कॉमेट के से नहीं मिलता, KCET से मिलता है। 1970 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर के नाम से शुरू किया गया था। 1965 में से यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक देखिए 1910 है और मैकेनिकल की बात करेंगे तो 58,000 रैंक तक हमको मैकेनिकल यहाँ पे मिल जाती है। और KCET कॉलेज आता है IIT BHU, मतलब कि IIT वाराणसी। ये 1919 में हमारा बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से स्टेबलाइज किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU के नाम से फिर इसको हम जानते थे। IIT BHU के नाम से काफ़ी समय तक ये फेमस रहा और 2012 में इसको जो है 2012 में इसको IIT BHU का दर्जा मिला। 2012 में इसको IIT BHU बनाया गया था, उससे पहले IIT BHU के नाम से जाना जाता था और शुरुआत में 1919 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से इसको हम जानते थे। तो ये सबसे पुराना, काफ़ी पुराना यूपी का हमारा ये इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमको JEE एडवांस की रैंक की ज़रूरत पड़ती है।
सारे बच्चों को पता है कि जेईई एडवांस की जरूरत पड़ती है। कितना? कंप्यूटर साइंस देखिए 897 पे मिल रहा है हमको लास्ट एडमिशन। मैं ये लास्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट क्लोजिंग रैंक। और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 14,311 तक मिल रही है। मतलब जितने भी ऐसे बच्चे हैं 2.5 लाख जो बच्चा क्वालिफाई किया गया था, जिसमें से 1.95 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है एडवांस के लिए, जिसमें से लगभग 45,000 के आसपास बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा। उस 45,000 में आपकी जो रैंक है वो 14,311 अगर रहती है तो आपको IIT BHU में, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन यूपी, आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। कोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, लेदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से शुरू किया गया था, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लेदर 1920। उसके बाद 1921 में गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इसका नाम दिया गया। 1928 में HBTI किया गया और 2016 में इसको HBTO का नाम दिया गया, मतलब हारकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि जेईई मेंस की रैंक से ओपन कर दिया गया था। उससे पहले ये यूपी की जो एंट्रेंस एग्जाम होता था UPSEE, उसकी रैंक से मिलता था जब ये HBTI हुआ करता था। तो ये हमारा बहुत ही पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे भी 4 से 5 लाख रैंक पे, 6 लाख रैंक पे आराम से एडमिशन हो जाता है। कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए 23,959, ये लास्ट हमारा एडमिशन है कंप्यूटर साइंस का। बची हुई सीटों में बाद में भी एडमिशन होता रहता है, लेकिन आप ये मान के लिए कि 30,000 तक रैंक बच्चों अगर आपका आता है। इस बार चूंकि 75 का क्राइटेरिया लागू हो गया है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों के पास NITs के IIITs के ऑप्शन है, अगर किसी वजह से 75 ना होने की वजह से उनको कॉलेज नहीं मिल पाते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, ये जो आपके स्टेट के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इनको ऑप्शन मान के चलेंगे और फाइनल उनके दिमाग में सेट रहेगा कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए, क्योंकि उनके पास नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज के ऑप्शन नहीं अवेलेबल होंगे उस टाइम पे। हमारा कॉलेज है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये आईएसएम धनबाद के नाम से हम जानते हैं, और 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से शुरू किया गया था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी के बाद में इसको कर दिया गया और 2016 में इसको नाम दिया गया आईएसएम धनबाद का, जिसको हम आज IIT के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 3009 तक किसकी रैंक से हमको मिलता है, ये हमको मिलेगा जेईई एडवांस की रैंक से। अगर जितने बच्चे हैं जो जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, अगर 3000 तक रैंक उनका आता है, जो 45,000 के आसपास बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा, उसमें अगर 3000 रैंक आपका आता है, उम्मीद कर सकते हैं आईएसएम धनबाद में CS आपको आराम से मिल जाएगी। और 12,864 तक देखिए गर्ल्स कैंडिडेट को 15,000 20,000 तक मिल जाता है। जो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है वो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी 12,864 रैंक पे। तो ये हमारा कॉलेज बहुत ही पुराना है झारखंड के अंदर, और हमें जेईई एडवांस की रैंक से मिलता है, जिसको हम आईएसएम धनबाद के नाम से जानते हैं। 1886 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार और बाद में 2004 में इसको NIT पटना का नाम दिया गया। ये हमको जेईई मेंस की रैंक से मिलेगा, जो कि जोसा की काउंसलिंग से हमको मिलेगा, CSAV की काउंसलिंग से हमको मिल जाएगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं 50% सीटें उनकी रहती हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट से हैं 50% सीटें उनकी रहती हैं। NITs के अंदर 50% होम स्टेट, 50% जो है आपका अदर स्टेट कोटा रहता है। तो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार का इसको नाम दिया गया था 2004 में। तो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार 2004 में इसको NIT पटना बना दिया गया था। अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे आपको जाना चाहिए, तो आपकी रैंक 14,000 देखिए 638 में CSE बंद हो रही है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 47,000 तक जा रही है। ये हम बात कर रहे हैं आपका जोसा काउंसलिंग और CSAB काउंसलिंग जो काउंसलिंग होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट एडमिशन देखने को मिल रहा है, इसके बाद एडमिशन यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि NITs के अंदर कोई भी आपका स्पॉट राउंड नहीं करवाया जाता है। अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम की। ये हमें केरला, जो कीम केरला का हमारा एग्जाम होता है, जो कीम केरला की हमारी काउंसलिंग होती है, जो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेडिकल के लिए भी होता है, अलग से आपका इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। कीम केरला का अगर एंट्रेंस एग्जाम बच्चों आपने दिया है, केरला से बिलोंग करते हैं, तो आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम में एडमिशन मिल जाएगा। 1939 का स्टेबलाइज कैंपस है, बहुत ही पुराना कैंपस है, और मतलब बहुत लग्जरी कैंपस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे आपको पुराने कॉलेज में जो देखने को मिलेंगी वो आपको नए कॉलेज में देखने को नहीं मिलेंगी। अपने आप में एक हिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं सारे कॉलेज। ये अगर विकीपीडिया पर जाकर के आप देखेंगे तो बहुत सारे अचीवमेंट इनके नाम हैं, बहुत सारे रिसर्च के अवार्ड और बहुत सारी रिसर्चेज जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं इन कॉलेजेस ने कहीं ना कहीं उसमें योगदान दिया है। और बाद में इन्हीं सब कॉलेजेस को नाम बदल के IIT NIT और बाद में इन सब कॉलेज को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया, आगे भी दिया जाना। जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को 2018 में देखिए GFTI से, देखिए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल के GFTI में डाल दिया गया। इस तरीके से हो सकता है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को कभी GFTI की लिस्ट से निकाल करके हो सकता है NIT बनाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। तो बच्चों को दिमाग से एक बात निकाल देनी चाहिए कि भैया NIT और IIT का टैग जो होता है, या नए वाले NIT जो है ख़राब होते हैं, नए वाले IITs ख़राब होते हैं। कुल मिलाकर के जो आपके आसपास के पुराने 100 साल पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इन्हीं को कहीं ना कहीं IITs बनाए गए थे। पुराने जो आपके REC थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह थे, जैसे मोतीलाल नेहरू को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को कन्वर्ट करके MNIT बनाया गया। इस तरीके से जयपुर को भी बनाया गया, तिरची भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। तो इस तरीके से रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को कन्वर्ट करके आपके टॉप के NITs और IITs में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है विक्टोरिया जुबली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो ये हमारा VJTI मुंबई के नाम से इसको हम जानते हैं आज, जिसमें हमारा MSCT की रैंक से एडमिशन होता है। अगर आपने MSCT का एग्जाम दिया है
जितने भी बच्चे हैं MSCD का एग्जाम दिए हैं। VJTI मुंबई 97 में इसका जो नाम दिया गया था। 1887 में इसको विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था और बाद में इसको कन्वर्ट करके 1997 में VJTI मुंबई कर दिया गया। तो बहुत ही रेप्यूटेड हमारा कॉलेज है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बाद बच्चों की दूसरी पसंद ये रहता है और प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेबोरेटरीज वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, फैकल्टी वगैरह की तो डाउट करने की जरूरत नहीं। जितने भी गवर्नमेंट के आपके कॉलेज हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के रहे हैं या बहुत पुराने रहे हैं, वहाँ पे फैकल्टी वगैरह बहुत अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा मतलब बेटर क्वालिटी में आपको देखने को वहाँ पे मिल जाती हैं सारी चीज़ें। हमारा कॉलेज है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। ये हमारा साउथ के अंदर चिदम्बरम में बनी यूनिवर्सिटी है। देखिए हमारा 29 का स्पेशलाइज्ड कैंपस है, बहुत ही अच्छा कैंपस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 2016 तक यहाँ पे दूसरे स्टेट के बच्चों का एडमिशन हुआ करता था। जेईई मेंस की रैंक से हो जाता था, IEEE का एग्जाम होता था उससे भी हो जाता था, लेकिन कुछ समय तक इसके एडमिशन बंद कर दिए गए दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए, बाद में ओपन कर दिया गया था। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे जाना चाहते हैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में, उनका जेईई मेंस की रैंक से एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई, जो हमारा 1939 में स्टेबलाइज किया गया था। बहुत ही बेटर कॉलेज है। हमारे जो मुकेश अंबानी जी हैं हमारे, वो यहाँ से पास आउट हैं और इसके अलावा बहुत सारे एलुमनीज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। केमिकल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बेटर कॉलेज माना जाता है। जेईई मेंस की रैंक से भी मिल जाता है और MSCD की रैंक से भी आपको मिल जाएगा। MSCD की काउंसलिंग में ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत बेटर इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसके अलावा और भी केमिकल के कॉलेज हैं, इनका एक कैंपस भुवनेश्वर में भी है जो कि जोसा की काउंसलिंग में GFTI की लिस्ट में आपको मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर 1947 में स्टेबलाइज किया गया था, मतलब कि आज़ादी के टाइम का हमारा कॉलेज है और बाद में 1997 में इसको जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज नाम दिया गया, जो कि हमें आज MPTT की काउंसलिंग से मिलता है। अगर आपका रैंक 50,000, 60,000, 70,000 तक जा रहा है तो CS, EC वगैरह ब्रांचेस मिल जाएंगी, लेकिन अगर 2-3 लाख रैंक तक भी आ रहा है तो स्पॉट राउंड जो CLC राउंड होता है MPTT का, मैंने कई बार बताया है, वहाँ पे आपको आराम से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोडक्शन मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस आराम से आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जो हमारा जिसको हम पैक बोलते हैं, इसको हम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। 1921 का हमारा स्टेबलाइज्ड कैंपस है। 2018 तक हमारा ये कैंपस जो है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से हमें मिलता था, जो कि हमारा चंडीगढ़ का एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इसको GFTI में डाल दिया गया था। अब हमें ये जोसा काउंसलिंग से मिलता है और हमें ये मिल जाता है CSAP काउंसलिंग से। जोसा में अगर आपका 70-80,000 तक रैंक अगर आता है तो आपको आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा और वहाँ पे आपको एरोस्पेस और मटेरियल साइंस जैसी ब्रांचेज आराम से मिल जाएंगी। हमारा कॉलेज है दिल्ली पॉलिटेक्निक। ये हमारा 1941 में स्टेबलाइज किया गया था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारा नाम दिया गया कब? 1962 में, और 2009 में इसको बना दिया गया DTU, जिसको हम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसके और भी कैंपस है वहाँ पे और ये बहुत बेटर कॉलेज माना जाता है। अदर स्टेट के बच्चों के लिए 50,000, 60,000 तक जो है अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप CLC राउंड की बात करेंगे तो आराम से 1.5 से 2 लाख रैंक तक बायोटेक, इन्वायरमेंटल जैसी ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है आंध्रा यूनिवर्सिटी। ये हमारा जो कॉलेज है आंध्रा यूनिवर्सिटी, ये हमारा अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, जिसको हम AUEE के नाम से जानते हैं। ये हमारा AUEE के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप देते हैं तो आंध्रा यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा बीटेक में, और 1926 का हमारा ये स्टेबलाइज कैंपस है। हमारा JNTU हैदराबाद। JNTU हैदराबाद हमको मिलेगा TS EAMCET की काउंसलिंग से, कई बार बताया है। ये जो हमारी काउंसलिंग होती है TS EAMCET की, JNTU हैदराबाद हमें मिलेगा TS EAMCET की काउंसलिंग से, जो हमारा तेलंगाना एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर जितने भी बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया उनको JNTU हैदराबाद आराम से मिल जाएगा। फीस बहुत ज़्यादा नहीं, 45,000 के आसपास की फीस रहती है और इसके 1-2 कैंपस और भी है वहाँ पे। 1946 का हमारा स्टेबलाइज कैंपस है JNTU हैदराबाद, नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इसको हम JNTU हैदराबाद के नाम से जानते हैं। तो जितने भी बच्चों ने TMCET का एग्जाम दिया है या दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने TMCET का एग्जाम दिया है, यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटीज रहती है, जैसे कि आपका जो रेजिडेंशियल है वो कम से कम 10 साल का होना चाहिए, या फिर 6 to 12 आपने वहाँ से तेलंगाना से पढ़ाई की हो। इसके बाद हमारा आता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको हम जानते हैं BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से। ये हमारा पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है हिंदुस्तान का, मतलब इंडिया का पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1946 में स्टेबलाइज को किया गया था और देश के पहले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पे इसको हम जानते हैं। बहुत ही रेप्यूटेड कैंपस, बहुत ही रेप्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही रेप्यूटेड फैकल्टी और बहुत ही रेप्यूटेड इसका जो है सिलिकॉन वैली में बना हुआ कैंपस, मतलब बैंगलोर के अंदर है। प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा रहता है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, 2-2.5 लाख के आसपास फीस की रहती है। अगर आपने कॉमेड के का एग्जाम दिया है या आपने KCET का एग्जाम दिया है तो दोनों ही रैंक से यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरे स्टेट के बच्चे कॉमेड से जा सकते हैं तो उनकी फीस लगभग 2-2.25 लाख के आसपास लगेगी। KCET की फीस थोड़ी सी कम रहती है। जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने KCET का फॉर्म भरा है या कॉमेड के का एग्जाम दिया है तो वो BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारे इंडिया के ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज थे। उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं कुछ जानकारी का आपके काम आएगी। 2023 की काउंसलिंग में जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं अपनी टीम के माध्यम से। अभी सेमिनार भी स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉलेज की मैंने आज बात की है, इन कॉलेजेस में आपका एडमिशन बहुत ईजिली हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया है, कहीं कहीं पे एडवांस से हो रहा है, कहीं कहीं पे जेईई मेन से हो रहा है, इसी तरीके की काउंसलिंग रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।